चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम क्या कर रहे हैं, टैली में पेरोल बना रहे हैं ना, पेरोल का सेटअप टैली में कर रहे हैं। तो टैली में पेरोल का सेटअप करने के लिए पहले तो F11 से ये मेंटेन पेरोल यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, इसे यस करके आना पड़ेगा। ठीक है, इसे यस। अगर इसे यस करते हो तो इसमें आपको ESI PF इसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो सब डालने पड़ेंगे, है ना। तो इसे अभी आप फ़िलहाल नो कर दो, या एटलीस्ट इसके पास 26 दिन वर्किंग डेज तो डाल के आओ पहले कम से कम। तो इसमें जैसे GST में था, जब आप GST में इस वाले को एक बार और एंटर मारते हो तो क्या करता हो, GST की डिटेल मांगता है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब मांगता है। सेम काम जब आप TDS में आते हो तो TDS को इनेबल करते हो तो TDS में इनेबल करके TDS की डिटेल मांगता है। अब वही बात GST के साथ है, पेरोल के साथ है। पेरोल यस कर दिया, पेरोल से रिलेटेड डिटेल डालनी है तो इसे यस कर दो, नहीं तो इसे नो कर दो। अब आपको देखो पेरोल में ना स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमने जो ऊपर एक्सेल की सीट में कुछ कॉलम बनाए थे, कुछ कॉलम के नाम याद है आपको, कौन कौन से कॉलम थे वो, उनके हेडर नेम जो थे एक्सेल के? हाँ हाँ ठीक है, ग्रॉस सैलरी, हाँ सैलरी, हाँ, अलाउंसेस, है ना, वो सारी चीज़ें थी। तो वो जो हेड है ना, वो जो ऊपर हेड ने उसके एक्सेल सीट के जो हेडर हैं वो यहाँ पे पे हेड कहलाते हैं, है ना। पे हेड का मतलब है आपको वो सारे पे हेड टैली को पढ़ाने पड़ेंगे। तो पहले आपको पे हेड क्रिएट करने हैं, तो क्रिएट करने पे जा रहा हूँ। ये रे देखो, एम्प्लॉई ग्रुप, एम्प्लॉई नेम, ये एम्प्लॉई का मतलब एम्प्लॉई नेम है, यूनिट ऑफ वर्क है, यूनिट और वर्क डेज है, यानी कि वो जो आप प्रेजेंट डेज बोल रहे थे 29 दिन 30 दिन महीने में कितने दिन आया, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड्स और पेरोल वाउचर टाइप। पेरोल वाउचर टाइप की अलग से कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, आप इनसे काम चल जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब जो आपका एम्प्लॉय है ABCD जो भी है वो किस डिपार्टमेंट में है, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, किसी और ब्रांच में, कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ग्रुप के हिसाब से कहीं पे भी डाल सकते हो। तो आप बेसिकली जो बेयर मिनिमम चाहिए वो एम्प्लॉय चाहिए। एक तो आप सबकी नौकरी लगाई जाए, है ना, अपनी अपनी तनख्वाह की चिंता करना, किसी की कम ज़्यादा होगी तो घबराना, पता, ये सब मन मोह माया है। मैं देखो एम्प्लॉय नाम क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका प्राइमरी, आप प्राइमरी में ग्रुप बना सकते हो, इसका नाम, इसकी डेजिग्नेशन बना सकते हो, कुछ बना सकते हो ना। तो अभी प्राइमरी रहने देते हैं, कोई बात नहीं। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 1 अप्रैल 2024 से। अब यहाँ पे कह रहा है डिफाइन सैलरी, यहाँ पे डिफाइन सैलरी जैसे ही करूँगा, इसे यस करूँगा तो अभी मेरे से पे हेड पूछ रहा है। जो पे हेड अभी हम आपको आप गिना रहे थे मुझे, नेम ऑफ द एम्प्लॉई, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, अदर अलाउंस, है ना, वो पे हेड यही है। तो मैं या तो पे हेड यहाँ क्रिएट कर लूँ, या मैं इससे पहले क्या करूं, पहले पे हेड ही क्रिएट करके आ जाऊं। पे हेड क्रिएट करके आने से पहले मेरे को यूनिट भी क्रिएट करनी पड़ी। यूनिट में होता है कि आप अटेंडेंस किस पे कैलकुलेट करोगे, डेज, UQC इसमें काम ही नहीं करता क्योंकि क्वांटिटी नहीं है ना। डेज मैंने सबसे पहले करा यूनिट डेज, दूसरा कर रहा हूँ अटेंडेंस। टैली में अटेंडेंस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लगती है, तो हम प्रेजेंट लगा रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव लगा रहे हैं, यानी कि हम कहेंगे जितने दिन वो प्रेजेंट है उतने दिन की अटेंडेंस हाजिरी लग जाएगी, बाकी दिन की तनख्वाह उसकी अपने आप कट जाएगी। तो प्रेजेंट प्राइमरी अटेंडेंस ऑब्लिक लीव विद के पे, जितने दिन की मैं प्रेजेंट लगा दूंगा उतने दिन की तनख्वाह तो उसे मिलेगी मिलेगी। इसका मैंने एक नया मतलब प्रोडक्शन अटेंडेंस टाइप बनाया, प्रेजेंट ग्रुप में डाल रहा हूँ, एंड अटेंडेंस टाइप में प्रेजेंट अटेंडेंस लीव विद पे, दो चीज़ बना दी। अभी मैंने यूनिट ऑफ वर्क ये बनाया, यूनिट्स बनाई, दूसरी अटेंडेंस बनाई। अब पे हेड बनाऊंगा तो पे हेड क्रिएट कर लूँ या एम्प्लॉय के साथ कर लूँ, दोनों में एक ही बात है। पहले पे हेड क्रिएट कर लेते हैं। तो पे हेड क्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तो ध्यान से सुना, इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं और इस स्टेप को ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला पे हेड था बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी ये अब यहाँ से लिंक करने हैं, और इसके अंदर बहुत सारे लिंक करने से लोग टैली में पेरोल चलाते नहीं हैं, ध्यान रखना, बहुत कम लोग चलाने वाले मिलेंगे आपको। अर्निंग जो बेसिक सैलरी है उस एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। दूसरा ये फिक्स रहती है, बेसिक सैलरी जो डिसाइड हो गई, मतलब चेंज होगी आपके नंबर ऑफ वर्किंग डेज पे चेंज होगी, लेकिन ग्रॉस चेंज कोई होती है, ग्रॉस तो फिक्स है। आपके लिए एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, क्योंकि सैलरी इनडायरेक्ट होती है, वेजेस डायरेक्ट होते हैं, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है।
अफेक्ट नेट सैलरी, हाँ अगर कम ज़्यादा होगा तो नेट सैलरी को भी कम ज़्यादा करेगा। अगर आपके वर्किंग डेज कम ज़्यादा होंगे तो नेट सैलरी को कम करेगा। बेसिक सैलरी आपकी पे स्लिप जो बनेगी, सैलरी स्लिप बनती है, उसमें बेसिक सैलरी नाम आना चाहिए। ग्रेजुटी की कैलकुलेशन के काम आना चाहिए। यस, ग्रेजुटी पता है आप लोगों को क्या चीज़ होती है? ग्रेजुटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फॉर द लॉयल्टी देता है, फॉर द स्टे लॉन्गर ड्यूरेशन। कोई एम्प्लॉय अगर अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल या उससे ज़्यादा कंटिन्यूस काम करता है, देन ही कैन क्लेम ग्रेजुटी फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर को जनरली वो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, लेकिन अगर कोई 5 साल से ज़्यादा भी कर दे तो ग्रेजुटी क्लेम कर सकता है। तो ग्रेजुटी क्लेम कर सकता है। ग्रेजुटी बनती बेसिक सैलरी के बेस पर ही है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कैलकुलेशन फॉर ग्रेजुटी, यस करके रखेंगे। डिफाइन, अब यहाँ पे अब कैलकुलेशन टाइप ऑन अटेंडेंस, अटेंडेंस के बेस पे तो कैलकुलेट होगी सैलरी। इस कैलकुलेशन टाइप का मतलब है बेसिक सैलरी से। तो बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी? अटेंडेंस पे। अटेंडेंस कम होगी तो तनख्वाह बेसिक सैलरी कम होगी, अटेंडेंस ज़्यादा होगी तो बेसिक सैलरी भी ज़्यादा होगी। अटेंडेंस कैसे गिनते हैं हम? प्रेजेंट होने पर। और जो अमाउंट बताएंगे, इस कैलकुलेशन पीरियड का मतलब है अमाउंट बताना डेज पे, एज पर कैलेंडर पीरियड। मतलब जिस महीने में 30 दिन होंगे 30 से डिवाइड करेगा, जिस महीने में 31 दिन होंगे 31 से डिवाइड करेगा, 29 वाले में 29 से डिवाइड करेगा। तो जो हम एक्सेल में फॉर्मूला लगाया था ना, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ और नंबर ऑफ डेज वर्क इन द मंथ, तो ये रहा वो कि कैलेंडर पीरियड से कैलकुलेट किया। नॉर्मल राउंडिंग ऑफ 2 डिजिट तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैंने बेसिक सैलरी बनाई, एक बार दोबारा देख लो इसमें क्या क्या है ये, है ना। बेसिक सैलरी के लिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, ये बहुत सारे ऑप्शन है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो वैसे लिंक हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू में आता पता नहीं क्या लग रहा है, सभी ठीक लगते हैं। तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, फिक्स्ड रहेगी। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा। अगर नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट कम होगा एम्प्लॉय तो तनख्वाह कम मिलेगी, पूरे दिन होगा तो पूरे दिन की तनख्वाह मिलेगी। बेसिक सैलरी आपकी पे स्लिप में, सैलरी स्लिप में नाम बेसिक सैलरी ही आना चाहिए। ग्रेजुटी की कैलकुलेशन के लिए ये वैलिड है, इस पे बेस पे ही कैलकुलेशन होती है। और बेसिक सैलरी कैलकुलेट कैसे होगी? ऑन अटेंडेंस, कौन कितने दिन आया उसके ऊपर। अटेंडेंस कैसे के बनती है? प्रेजेंट होने पे। अभी हम बना के आए थे ना ये वाला अटेंडेंस प्रेजेंट, इसलिए मैं पहले ही बनाया था, मुझे यहाँ चाहिए होती है, नहीं तो यहाँ बनाना पड़ता। प्रेजेंट मंथली अमाउंट बताएंगे जब भी बताएंगे, और एज पर कैलेंडर पीरियड। नॉर्मल राउंडिंग ऑफ, बात खत्म। अभी हमने एक पेड बनाया, दूसरा क्या था? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस ये भी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग का सोर्स है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स्ड रहती है, आपके लिए एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट ही है, नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा। पे स्लिप में एचआरए नाम आना चाहिए, हाउस रेंट अलाउंस ही आएगा। ग्रेजुटी के लिए काम नहीं आता है, तो ग्रेजुटी नो, बाय डिफ़ॉल्ट उसने भी नो कर रखी है वैसे तो। एज पर अटेंडेंस, प्रेजेंट होने पर मंथली अमाउंट होगा, जो कैलकुलेशन होगी मंथ से। एज पर कैलेंडर पीरियड, नॉर्मल राउंडिंग ऑफ 2 से। एक बार नोट कर लो इसे। बेसिक और इसमें खाली वो ग्रेजुटी वाले ऑप्शन में फ़र्क है, बाकी सेम है सब कुछ है। एक एम्प्लॉय को सर कितना ग्रेजुटी मिलता है, मतलब आफ्टर 5 इयर्स और आफ्टर रिटायरमेंट? डिपेंड करता है उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे बेसिक सैलरी उसका उसका फॉर्मूला है। रिटायरमेंट के टाइम पे जो उसकी बेसिक सैलरी होगी उसको 15/26 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल उसने काम करा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट ऑन बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 15/26 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स वर्कड। अगर कोई 10 साल काम कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, किसी ने 11 साल काम करा तो 11 से मल्टीप्लाई होगा। और बेसिक सैलरी तो जो रिटायरमेंट के टाइम पे होती है वो पता, वो उससे पता लगेगा। और 15/26 का फॉर्मूला है, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाई 15/26 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स वर्कड। ये हो गया एचआरए वाला। अदर अलाउंसेस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स्ड रहता है, ये भी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हैं, नेट सैलरी को इफेक्ट बिल्कुल करेगा। पे स्लिप में नाम अदर अलाउंस आना चाहिए। ग्रेजुटी के काम नहीं आता है। ऑन अटेंडेंस है, प्रेजेंट है, नंबर अमाउंट मंथ में आएगा, एज पर कैलेंडर पीरियड है, सब कुछ सेम आ रहा है। नॉर्मल राउंडिंग ऑफ 2, ठीक है। इसमें भी और बेसिक सैलरी और एचआरए में केवल ग्रेजुटी का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, तीनों में सेम ही है। क्लियर है? यस सर। हटा दो इसे। यस सर। अब हमने बेसिक क्यों ना अभी 3 एचआरए वो सुनाए हैं, क्या नाम है, पे हेड क्रिएट करें। और उसके अलावा क्या था? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ईपीएफ का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। देखो ईपीएफ एम्प्लॉय
एम्प्लॉय डिडक्शन, ये ईपीएफ एम्प्लॉय की सैलरी में से कटने वाला ईपीएफ है ना, ईपीएफ एम्प्लॉय डिडक्शन। अब इसमें से आपको क्या लगता है बेस्ट ऑप्शन क्या होनी चाहिए? डिडक्शंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक कह रहे हो। उससे और ज़्यादा अच्छा जाओगे तो ये स्टेचुरी डिडक्शन, उस डिडक्शन का मतलब है उसने कोई एडवांस ले रखा था, कुछ लोन लिया है, वो कट रहा है। इसका मतलब है ये संवैधानिक डिडक्शन है, स्टेचुरी डिडक्शन। आप ठीक पहुंचे थे, पहली बार के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट नाम इसका स्टेचुरी डिडक्शन है। अब करंट लाइबिलिटी है आपके लिए, क्यों? आप पैसा काटोगे तो गवर्नमेंट को दोगे, आपके लिए ये करंट लाइबिलिटी है। नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा? यस, बिल्कुल करेगा। पे स्लिप में नाम क्या आना चाहिए? एम्प्लॉय डिडक्शन एज पर कंप्यूटेड वैल्यू अपने आप आएगा। अब ये आता है एज पर स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ठीक है। पीएफ किस पे करता है? बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस अदर अलाउंस। पीएफ किस पे करता है? बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस अदर अलाउंस। बेसिक पे सर। बेसिक पे ही करता है क्या? ओके, तो ये मैंने पे हेड कर फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से आया था, यहाँ तक तो वही था जो पिछली बार कर रहे थे अभी तक, है ना। नॉर्मल राउंडिंग ऑफ के बाद दो, यहाँ तक तो सेम काम कर रहे थे, अब यहाँ से अलग हुआ इसमें, क्योंकि इसमें फार्मूला लगता है जो हम फार्मूला पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। अभी कहता है एज पर स्पेसिफाइड फार्मूला, और स्पेसिफाइड फार्मूला किस पे पीएफ कटना है? केवल बेसिक सैलरी पे करना है। बेसिक सैलरी अप टू कितने? 15,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी पे कितना परसेंट है? और 15,000 से ज़्यादा सैलरी हो जाएगी तो डिपेंड करता है सर कंपनी देखो, दे रही है कि नहीं वो तो जब दे रही है तभी बात होगी। ये तो अभी हम पे हेड क्रिएट करें, अभी एम्प्लॉय को दिया तो हमने है ही नहीं। ये कह रहा हूँ, ये कह रहा है, देखो यहाँ से पढ़ो, एक एक करके देखते हैं। यहाँ से कह रहा है इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, वो तो जहाँ से कंपनी चालू हुई और जहाँ से एम्प्लॉय ने अपॉइंटमेंट लिया वहीं से चल रहा है। अमाउंट अप टू ₹15,000 स्लैब टाइप परसेंटेज 12%। अमाउंट ग्रेटर देन 15,000, अगर 15,000 से ज़्यादा हो जाए तो पीएफ कितने पे कटता है? फिर 15,000 पे कटता है। और आपने एक्सेल में काम करा तो 15,000 का 12% बताओ बिना कैलकुलेट करें 1800। तो यहाँ पे फिर आएगा वैल्यू, है ना। अगर किसी की बेसिक सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो फिक्स 1,800 काट लियो। क्लियर है? ऊपर वाले में हमने परसेंटेज लगाया, नीचे वाले में हमने वैल्यू बताई, बस ये फ़र्क है उस दोनों में। अप टू हैं नहीं, परसेंटेज कैसे लगाओगे? परसेंटेज लगाओगे तो 15, जो परसेंटेज लगाओगे वो काट लेगा ना वो। तो फिर मान लो मैं ये परसेंटेज करूँ, अब बताओ क्या करोगे? 12 करोगे? तो अब जिसकी सैलरी 20,000 होगी तो 15,000 से ऊपर वाले पे 20 काट देगा ना, तो 12 काट देगा ना। तो अच्छा, मतलब वहाँ पे सैलरी, यहाँ पे वैल्यू लिखनी है हमें कि हमारे को वैल्यू 1,800 ही काटनी है। 15,000 से ज़्यादा भी हो जाएगी तो 15,000 का 12% जो कि 1,800 ही होता है, इसलिए यहाँ वैल्यू लिखते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये नोट करना, कर लो एक बार। हाँ जी, चलें आगे। अब जब एम्प्लॉय का ईपीएफ आएगा तो एम्प्लॉयर का भी आएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। जब अब एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन देता है तो इसका हेड आएगा एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, है ना। ये एम्प्लॉयर का स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि सैलरी के अलावा ये पैसे और खर्च करने पड़ते हैं उसे। इफेक्ट नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा, उसकी नहीं करेगा। एम्प्लॉय की नेट सैलरी कम होगी नहीं होगी इससे? जब नहीं होगा, जब एम्प्लॉयर पीएफ काटता है, पीएफ देता है तो वो एम्प्लॉय की सैलरी में से कोई काटता है? वो तो कंपनी जैसे अलग से देता है, वो अलग कहानी है। कोई सीटीसी की कहानी वो अलग है, लेकिन एक्चुअल में तो उसकी सैलरी में से काट के जमा नहीं कर सकता ना वो सीटीसी वाली कहानी अलग है, लेकिन एक्चुअल में तो दिखाएगा कि मैं अपनी जेब से ही दे रहा हूँ, तो वो एक अलग बात है। तो उसकी सैलरी नहीं, कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगा वहाँ पे। नो इफेक्ट नोट सैलरी, उसकी नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं करेगा। नॉर्मल राउंडिंग ऑफ 2। अगेन स्पेसिफाइड फार्मूला। बेस जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है वो तो बेसिक और अदर अलाउंस दोनों को मिला के आता है, ठीक है। पे हेड में बेसिक और एड पे हेड, और कौन सा आएगा इसके साथ? हाँ जी, पीएफ के कंट्रीब्यूशन के लिए केवल बेसिक काउंट होता है और कुछ नहीं होता। परसेंटेज 12। मैं आपको पहले भी बोल चाहूँगा, जब तक मेरे को प्रोविजन पढ़ा रहा होता मुझे तभी तक याद है, तो उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। तो अब आप ही बताओ क्या है। अब आप अदर अलाउंस कहते थे 2-4 बच्चे में तो लिख के आ जाता आगे, वो तो हर्ष ने बीच में रोक दिया मुझे, ठीक है। अब इसमें भी सेम बच्चा, देखो एम्प्लॉयर, मेरी बात सुनो, आप जिस कंपनी में काम करोगे उस कंपनी ने आपको बोला आपकी सैलरी 20,000 रुपये, आपकी सैलरी पे 1,800 रुपये का पीएफ आपकी सैलरी में से काट लेगी कंपनी,
तो अब आपको सैलरी मिलेगी 18,200 रुपये की, और 1800 का पीएफ कंपनी को भी डालना है। अगर वो भी 1800 आपकी सैलरी में से काट लिया, आपकी तो सैलरी 16,000 पे आ जाएगी। आप समझ रहे हो? यस सर समझ गया। तो आपकी नेट सैलरी इस वाले कंट्रीब्यूशन से आपकी नेट सैलरी कम हुई होगी। हाँ ओके ओके सर, ठीक है ना, इसलिए नो है, इफेक्ट नेट सैलरी नो। तभी तो कंपनी अपना खर्चा अलग से बुक कर रही है इसको, ईपीएफ। अब सेम चीज आएगा ESIC एम्प्लॉय डिडक्शन। ये क्या है? एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। आपके लिए करंट लाइबिलिटी एम्प्लॉय, यही सैलरी स्लिप में यही नाम आना चाहिए। नेट सैलरी इफेक्ट होगी आपकी, इससे नहीं होगी, है ना। एम्प्लॉय की सैलरी PASI कटेगा तो इफेक्ट होगी। नाम यही आना चाहिए, एज पर कंप्यूटेड वैल्यू, मंथ में ऑटोमेटिक आ रहा है। अब एज पर स्पेसिफाइड फार्मूला, ESI के लिए बेसिक सैलरी भी जुड़ती है, एड पे हेड, हाउस रेंट भी जुड़ता है, एड पे हेड, अदर अलाउंस भी जुड़ते हैं। ग्रेजुटी में सारे पैसे जुड़ता है, जब सॉरी ESI में सारा पैसा जुड़ता है। और अमाउंट अप टू 21,000 के लिए तक के लिए कितना 0.75%, और ग्रेटर देन 25,000 में भी 75% है, क्योंकि ESI रुकता नहीं है कहीं पे भी, है ना। ESI कहीं नहीं रुकता, पूरा जाता है वो। तो ये दोनों अमाउंट एक बराबर एक ही आएगी वैल्यू दोनों में। अब ESIC एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की तरफ से। आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं करेगा। नॉर्मल राउंडिंग ऑफ 2 एज पर स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक सैलरी, फिर ऐड पे हेड करोगे हाउस रेंट अलाउंस, फिर ऐड पे हेड करोगे अदर अलाउंस। ये आ गया। अप टू 21,000 रुपये तक के लिए परसेंटेज में कितना, एम्प्लॉयर का पोर्शन कितना होता है 3.25। 21,000 से ज़्यादा आ जाए तो भी परसेंटेज ही है, और 3.25 भी है, क्योंकि ESI परसेंटेज पे नहीं रुकता है, मतलब ग्रॉस सैलरी पे ऊपर जाकर रुकता नहीं है कि 21 पे, जैसे PF रुक जाता है 21,000 पे, ESI जितनी भी ग्रॉस होगी सब पे कटेगा। 50,000 है तो 50,000 पे ही कटेगा, एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा उतने पे ही। तो इसलिए एम्प्लॉयर अगर ESI किसी हायर सैलरी को देता है तो कई बार वो दोनों पैसे उसी की सैलरी में से काट लेता है इनडायरेक्टली, कि भाई तुम्हारे कहने पे दे रहा नहीं, तुम्हारा हक तो बनता नहीं है, और तुम्हें क्योंकि मेडिकल नीड है इसलिए तुम दे रहे हो। तो एम्प्लॉय इसलिए ले लेता है कि मान लीजिए किसी की सैलरी 20,000 होगी तो 3.25% ये, और क्या लेते हैं 0.75%, 4%, 800 रुपये तो कटेंगे महीने में। 800 रुपये महीने में से अगर भगवान न करे किसी घर में रेगुलर किसी की दवाई चलती है तो कई हज़ार रुपए की दवाई तो वैसे खर्च होती है, दवाई में इतना वैसे खर्च होता है। किसी को एक्चुअल में अगर मेडिकल नीड होगी 20-22-25,000 रुपये की सैलरी वाले को, तो 1,000-1,500 रुपये वो कटवा भी लेता है अपनी मजबूरी में, लेकिन उसे ESI से ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो और ESI को मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, ESI को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि तुम 1 लाख रुपये वाले की सैलरी का ESI क्यों काट रहे हो और 18,000 वाले का क्यों नहीं काट रहे हो। 18,000 का नहीं कटेगा तो लेबर डिपार्टमेंट और ESI डिपार्टमेंट पहुँचेगा। लेबर अगर ऑफिस स्टाफ पहुँच गया तो वो जानेंगे आपस में। डॉक्टर को ESI डिस्पेंसरी को कोई लेना देना नहीं इस बात से। क्लियर हो गया। अब हमने पे हेड बना लिए, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, अदर अलाउंस, EPF एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, EPF एम्प्लॉय डिडक्शन, ESI एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ESI एम्प्लॉय डिडक्शन, सारे बना लिए अभी तक हमने। अब हम चल रहे हैं, पे हेड बना लिए, अभी अमाउंट किसी में नहीं डाले हमने, है ना, अमाउंट नहीं डाले। तो अभी तक हम ये वाला यूनिट क्रिएट कर चुके हैं, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट कर चुके हैं, पे हेड क्रिएट कर चुके हैं। अब एम्प्लॉय रह गया। अब चलते हैं। अब मैं आप लोगों के नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि किसी की सैलरी 15,000 लिखनी पड़ेगी, किसी 50,000 लिखनी पड़ेगी। फिर आप बोलेगा अच्छा उसके 50 लिख दिए, तो मैं ऐसे कुछ भी नाम लिख रहा हूँ ना। हाँ ज़्यादा होता है। PF में भी 1% तो PF में भी ज़्यादा होता है, वहाँ 13 होता है ना, 0.5%, वो भी चार्जेस भी डालने पड़ता है। चार्जेस भी डालने पड़ते हैं। तो अब लेकिन है थोड़ा बहुत, गवर्नमेंट ने ऐसे कर, वही तो कम करा उन्हें, 4.5 से उस पर ले आए, 3.5 पे ले आए, 3.25 पे। संजीव कुमार ऐसे कोई एम्प्लॉय है, प्राइमरी अभी ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे ना आप उसका ग्रुप खोल सकते हो 1 अप्रैल 2000। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मेरे पे हेड बने हुए तो डिफाइन सैलरी यस यहीं पे नहीं होते तो मैं यहाँ पे भी ऑल्ट सी करके क्रिएट कर सकता हूँ। ये क्रिएट के बटन, सारे पे हेड यहाँ पे भी क्रिएट हो सकते हैं ना। तो अब एक तो इसको बेसिक सैलरी मिलेगी। अब बेसिक सैलरी बताओ इसकी कितनी रखी जाए, 25,000। चलो देखो हम यहाँ पर मंथ बता के आए थे ना, ये देखो ये
ये मंथ इसलिए था कि इसकी सैलरी जब अमाउंट बताऊंगा तो 25,000 रुपये महीने की सैलरी है। इसका हाउस रेंट अलाउंस हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रखते हैं, तो इसका 40 to 50% होता है, 50% होगा तो 12,500 का HRA। अदर अलाउंस मान लीजिए 5500 का अदर अलाउंस कर लेते हैं। ये इसकी सैलरी हो गई। अब इसकी ग्रॉस सैलरी इसकी है 21,000 से बहुत ज़्यादा है ना। 25 और करीब 18 ही 25 18 33,000 रुपये 43,000 रुपये 43,000 की है। अब आप चाहो तो इसे ESI PF कंपनी हो सकता है कंपनी देती है, चलो मान लो से मैं कह रहा हूँ कंपनी PF भी देती है, कंपनी EPF भी, ESI भी, ये चारों चीज़ दे रही है। यहाँ पे अमाउंट नहीं लगा रहे। अब हम देखो यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एज कंप्यूटेड वैल्यू लिख के आए हैं। जब हम इसकी ये देखो ये चारों चीज़ें ऑन अटेंडेंस हैं, अटेंडेंस लगाएंगे तो जितने दिन की वो अटेंडेंस बनेगी उसी अटेंडेंस पे ये कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे लिखा है एज कंप्यूटेड वैल्यू लिखा नहीं नीचे, एज कंप्यूटेड एज कंप्यूटेड एज कंप्यूटेड एज कंप्यूटेड। तो इन पे हम फार्मूला लगाए हैं, इन पे हम अटेंडेंस पे बोल कर आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगी। वैल्यू हर एम्प्लॉय की अलग होगी, जो 20 दिन आएगा उसका अलग होगा, जो पूरे 30 दिन आएगा उसका अलग होगा, तो इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अगर एम्प्लॉय मान लीजिए आपने इसको ये असाइन कर दिया लेकिन अब कहते हो या नहीं यार ECI तो देना नहीं था, तो कंट्रोल D मारना, कंट्रोल D से लाइन डिलीट हो जाती है ना। कंट्रोल D मारोगे तो कोई भी एक रो डिलीट कर सकते हो आप किसी टैली के किसी भी वाउचर में। टू डिलीट अ सिंगल रो, पूरा वाउचर डिलीट नहीं करना, तो सिंगल रो डिलीट मानिए तो कंट्रोल D। आपको मान लो खाली HRA हटाना है यहाँ से, तो कंट्रोल D करोगे तो HRA हट जाएगा, बाकी किसी चीज़ को छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैंने केवल इसको PF दिया है, ESI नहीं दिया संजीव कुमार को, ठीक है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय का बाकी इसमें किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड एडिशनल डिटेल होती हैं, उसका कोई एम्प्लॉय नंबर कंपनी ने दे रखा है तो वो बता दो, डेजिग्नेशन, सेल्स फंक्शन, मार्केटिंग है उसका, ये सब एंट्री से कोई रिलेटेड नहीं है। ये आपको वैसे ही किसी एम्प्लॉय की डिटेल बाद में निकालनी होती है, लोकेशन किस लोकेशन पे अपॉइंटेड है, ये डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें आप एडिशनल नेम, फादर नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल, ये सारी चीज़, पैन नंबर क्यों चाहिए, इसका अगर किसी का TDS बनता होगा तो पैन नंबर भी चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें एडिशनल हैं, इसका वाउचर एंट्री से कोई लेना देना नहीं है एक्सेप्ट पैन नंबर। पैन नंबर इंपॉर्टेंट है। जब हम 192 पढ़ लेंगे 192 के को इसी पेरोल के अंदर 192 को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि हम यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट करें, उसका TDS भी कटे। तो 192 अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन जब हम 192 पढ़ेंगे तो एम्प्लॉय का पैन नंबर भी चाहिए होगा। अगर पैन नंबर नहीं होगा तो 30% टैक्स काटेगा एम्प्लॉय का, ध्यान रखना। अगर किसी एम्प्लॉय के पास, अभी तक हम क्या पढ़ गए थे 194 वाले सेक्शन में, अगर पैन नंबर नहीं है तो 20%, लेकिन एम्प्लॉय के केस में 30% कटता है। पैन नंबर नहीं है तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट MMR कटता है, उसके में मैक्सिमम मार्जिनल रेट 30% जाके कट जाएगा उसका। तो जब हम पेरोल पे जाएंगे तो इसे पेरोल और 192 के TDS को एक साथ मर्ज करेंगे तो यहाँ पैन नंबर भी चाहिए होगा। अभी पैन नंबर की जरूरत नहीं है। UAN नंबर, आधार नंबर एम्प्लॉय का, और UAN नंबर। UAN नंबर क्या होता है? UAN नंबर किसको मिलता है? जिसका पहले से PF का अकाउंट हो। हाँ, जो PF में एनरोल हो जाते हैं, जब उनका PF अकाउंट आधार से लिंक हो जाता है तो एक UN जनरेट हो जाता है ना। नए का भी हो सकता है, पुराने का। मान लीजिए एम्प्लॉय कहीं से छोड़ गया है तो इसके पास UN नंबर होगा। अगर ये एम्प्लॉय छोड़ के नहीं आया तो इस महीने जब मैं इसकी सैलरी डालूंगा, इसको PF अपने पेरोल में PF में ऐड कराऊंगा, तो इसका आधार नंबर डालते ही UN जनरेट हो जाएगा। तो अगली बार यहाँ के UN डाल दूंगा मैं इसका। तो अगर पहले से तो यहाँ डाल दो, नहीं तो जब एक बार कंट्रीब्यूशन चला जाएगा तो फिर UN नंबर डालना। ये PF अकाउंट नंबर, जब UN नंबर होता है तो एक PF अकाउंट नंबर भी मिलता है ना कंपनी की तरफ से, तो ये वाला अकाउंट में प्राण अकाउंट है। बेसिकली जो न्यू पेंशन स्कीम में पैसा कटता है उसके अगेंस्ट ये प्राण अकाउंट मिलता है ना। तो ये PF अकाउंट नंबर पर, ये पेंशन अकाउंट नंबर है। ESI का नंबर, जिस एम्प्लॉय को ESI की मेंबरशिप मिलेगी उसे एक नंबर भी मिलेगा, तो नंबर यहाँ पे। तो ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ताकि ये सारी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें सैलरी शीट में कैप्चर होके जाती हैं ताकि जब आप सैलरी शीट प्रिंट निकालोगे तो आप बता सको किस एम्प्लॉय का क्या क्या है, किसका ESI नंबर क्या है, PF नंबर क्या है, इसी शीट से बता सकते। फादर नेम क्या है ना, यहीं से बता सकते हो आप बार बार। डेट ऑफ बर्थ क्या है, कई कंपनियां अपने एम्प्लॉय का वो मानती हैं, बर्थडे बनाती हैं, तो अब आपको बार बार उसकी HR की फाइल में जाना नहीं पड़ेगा। HR फाइल में जाके ढूंढ के आओगे। कोई अगर आपके पास 50 एम्प्लॉय है तो सबका CV सबसे ऊपर तो होगा नहीं, किसी का 50 में नीचे भी तो होगा, उतनी नीचे जा जाके ढूंढ के आओगे। उस 50 में कई लोग छोड़ के गए होंगे, कई लोग ज्वाइन करे होंगे, तो 50 के CV 150 हो गए होंगे। तो अगर यहाँ पर है तो ऑन स्क्रीन है, सब कुछ डाटा डिजिटल है, तो आराम से निकाल लेना। एम्प्लॉय का नाम खोलो, सारी डिटेल स्क्रीन पे,
तो आपको फाइल खोलने की जरूरत नहीं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप रख सकते हो, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बैंक डिटेल सब यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल हम एंट्री की बात करें तो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंट्रीज के आगे बिना चल सकती है। डिफाइंड सैलरी यस, बेसिक सैलरी 15,000, हाउस रेंट अलाउंस 5,000, अदर अलाउंस नहीं मिल रहा, इसकी सैलरी है 20,000। तो यानी कि इसको ESI PF मिलना चाहिए, लीगली नहीं मिलना चाहिए, अदर अलाउंस नहीं मिल रहा है इसको, PF ESI मिलना चाहिए से, या कोई एक चीज़ मिलेगी, दोनों मिलेंगे, क्या होगा? हाँ जी, PF ESI दोनों मिलेंगे नहीं मिलेंगे? दोनों मिलेंगे भोले भाले बच्चों। इसकी बेसिक 15,000 है और ग्रॉस भी 21,000 से कम है, दोनों देने पड़ेंगे। ऐसे क्यों होता है? ऐसा मत करो, परसों का पढ़ाया हुआ भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? दोनों मिलेगा, दोनों मिलेगा। तो जब दोनों मिलेगा तो चारों चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर भी, दोनों सब ऐड करना पड़ेगा। ये बाकी डिटेलें वही है, कहानी जो अभी सुनी थी हमने। अच्छा, अब एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, अब मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, बार बार मुझे लिंक करके आने पड़ रहे हैं। अगर मेरे पास 150 एम्प्लॉय हो तो मैं तो परेशान हो जाऊँगा, है ना? तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप ये F12 खोलो, ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय, आप इस ऑप्शन को यस कर दो। अब इससे क्या होगा, देखो यार, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय और स्टार्ट अफ्रेश। अगर मान लीजिए आप महेश शर्मा जिस उसमें है पे ग्रेड में, उसी पे ग्रेड में एक एम्प्लॉय कोई और है, तो आप इसे कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय करो, एम्प्लॉय सेलेक्ट करो। मान लीजिए राम कुमार के पे ग्रेड का ही है, आगे सब कुछ सिलेक्टेड करा हुआ। अब जरूरी नहीं है उसकी 15,000 थी, इसकी भी 15 हो, इसकी हो सकता है 14,000 हो, इसका HR हो सकता है 6,000 हो। तो लेकिन मैक्सिमम चीज़ तो ऑटोमेटिक लिंक हो गई ना, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। है तो ये 20,000 का, इसके HR कम है, हो सकता है इसे अदर अलाउंस भी मिलता हो, तो अदर अलाउंस भी ऐड करा दो। 1,000 रुपये का अदर अलाउंस कर दिया। अब इसे ESI मिलेगा अभी भी, 1,000 का अदर अलाउंस भी दे दिया। राम कुमार को तो अदर अलाउंस मिल नहीं रहा था, मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी 21,000 ही है, बेसिक 15 से कम है, ग्रॉस 21 से कम है, तो अभी भी दोनों मिलेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय भी कर सकते हो। मान लीजिए एक और आया, प्राइमरी डिफाइंड सैलरी यस, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये मान लो संजीव कुमार के लेवल का आदमी है, तो ये आ गया, है ना? अब आपके मेहनत बच गई ना इतनी सारी, इसके 35,000, इसके 15,000, इसके 5,000। अब मान लो PF भी नहीं देती कंपनी, नहीं देती, हटा दो, डिलीट मारो, कंट्रोल D, ठीक है। अब हो सकता है PF नहीं देती लेकिन इसे ESI दे रही है किसी मजबूरी की वजह से, इसको ESI चाहिए तो खाली ESI ऐड करा दो यहाँ पे, ESI क्लियर है? तो आपको ये ऑप्शन F12 से ऑन करनी पड़ेगी, कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑप्शन दिखानी शुरू कर देगा। तो अब आपने क्या करा, आपने 4 एम्प्लॉय क्रिएट कर लिए। देखो अब यहाँ पे हम आए हैं पेरोल वाले में, एम्प्लॉय क्रिएट कर लिए, यूनिट वर्क क्रिएट कर ली, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट कर ली, पे हेड क्रिएट कर लिए, डिफाइन सैलरी कर ली, सैलरी डिफाइन करके आ गए ना सबकी, 50,000 30,000 अभी तो करके आए हैं, डिफाइन सैलरी कर ली। पेरोल वाउचर टाइप का कोई काम नहीं है, एम्प्लॉय ग्रुप में आपको बता चुका हूँ किस ग्रुप में वो काम करता है, ग्रुप डालने हैं तो प्राइमरी की जगह ये डाल सकते हैं, तो उसका एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। अब चलते हैं वाउचर एंट्री पे। अब मैं एंट्री कर रहा हूँ 31 मई की, क्यों? क्योंकि एजुकेशनल मोड में चल रहा है, 30 तारीख को एंट्री नहीं करेगा, तो मैं मई के महीने की अटेंडेंस लगा रहा हूँ उसकी। तो अब आपको पेरोल के लिए सबसे पहले क्या करा था हमने एक्सेल में, पहले उसकी अटेंडेंस लगाई थी ना, ये 20 दिन आया, ये 25 दिन आया, 30 दिन आया। तो अटेंडेंस लगाने के लिए आपको बस इस टैली में प्राइम में यही प्रॉब्लम है कि अटेंडेंस के लिए इसने कोई शॉर्टकट कमांड नहीं दी है। आपको F10 करना है, ये अटेंडेंस है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये अजीब सी बात है, ठीक है। पेरोल के लिए शॉर्टकट दिख रहा है कंट्रोल F4, अटेंडेंस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये पता नहीं क्यों नहीं बनाया, समझ नहीं आया, इतना बड़ा गलती कैसे करी है। F10 करो और अटेंडेंस वाउचर सेलेक्ट करोगे, ये आ गया, अटेंडेंस आ गई। अब आपके पास 4 एम्प्लॉई हैं, किसी के पास 150 एम्प्लॉई होंगे, तो एक एक करके अटेंडेंस लगाएगा तो हो जाएगा काम उसका। तो वो क्या कर सकता है, कंट्रोल F। आपने कंट्रोल F किसी और में भी यूज करा था, याद है? स्टैच्यूटरी पेमेंट में, TDS के स्टैच्यूटरी पेमेंट में, उसमें भी करा था। तो अब सेम कंट्रोल F है ऑटोफिल के लिए, जहाँ जहाँ कंट्रोल F है वो ऑटोफिल के लिए काम करता है। तो मैं कह रहा हूँ कंट्रोल F अटेंडेंस ऑटोफिल, किसकी? एक यहाँ से सभी एम्प्लॉय की ऑटोफिल कर दो, प्रेजेंट लगानी है। डिफ़ॉल्ट मई में डिफ़ॉल्ट दिन कितने होते हैं? 31 दिन एम्प्लॉय। अब जो एम्प्लॉय कम आया उसके नंबर ऑफ वर्किंग डेज यहाँ कम कर दो, मान लो ये 25 दिन आया था, ये 31 दिन आया,
ये 12 ही दिन आया, यहाँ नंबर ऑफ डेज कम कर सकते हो। आपने डिफ़ॉल्ट सबकी लगा दी, अब जिसके कम करने हैं आप कम कर सकते हो। मई की अटेंडेंस हो गई, अब अटेंडेंस लग गई, अब क्या पेरोल बनाना है। अब पेरोल के लिए शॉर्टकट वही पड़ गया, ऐसे कंट्रोल F4, ये देखो यहाँ पेरोल चेंज हो गया, अभी अटेंडेंस आ रहा था, ये पेरोल पे आ गया अब आप, ठीक है। इससे पहले ये अटेंडेंस था, यहाँ पे कंट्रोल F4 पेरोल। अब पेरोल भी ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, कंट्रोल F ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, सैलरी 1 मई से 31 मई की, इसी की तो अटेंडेंस लगा के आए हम। ऑल आइटम सारे एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय का नाम आना चाहिए, बैंक से दे रहे हैं, ये आ गया देखो, ESI एम्प्लॉयर कंडीशन, ESI एम्प्लॉय, EPF जिस जिसका कट रहा है सबका कट गया, आ गया ना। तो इसमें क्या है, वन टाइम की एक्सरसाइज है। अब आपको हर महीने क्या करना है, जब अगर कोई एम्प्लॉय नया आ गया तो उसका नाम डाल देना। देखो अब क्या है, आपके पास 100 एम्प्लॉय हो, 150 एम्प्लॉय हो, 200 एम्प्लॉय हो, हर बार क्या करना, अटेंडेंस लगानी है, F10 करना है, अटेंडेंस लगानी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस महीने के डिफ़ॉल्ट दिन लगा देने, फिर जिसकी अटेंडेंस कम ज़्यादा हो वहाँ जाके एडिट कर सकते हो। अटेंडेंस आपने कम ज़्यादा कर दी, अटेंडेंस लगा ली। अटेंडेंस लगाने के बाद क्या करना है आपको, पेरोल पे जाना है, कंट्रोल F4, कंट्रोल F4, अटेंडेंस लगाने के बाद कंट्रोल F4, CTRL F4, कंट्रोल F4 करोगे और उसके बाद पेरोल को भी ऑटोफिल कर दो, कंट्रोल F ऑटोफिल, पेरोल वाउचर, और सबको आपने बजाएगा उठा के, ऑल आइटम जैसे लेके आओगे तो HDFC बैंक से वाउचर की एंट्री हो गई ऑटोमेटिकली। क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो कंट्रोल कर दो, हटा दो इसे। इवन देखो नीचे नरेशन भी अपने आप आती है, ये नरेशन मैंने नहीं डाली है, यहाँ तक तो मैं पहुँचा ही नहीं था, नरेशन भी अपने आप आती है। पेमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 1 मई से 31 मई, तो उसने नरेशन भी बाय डिफ़ॉल्ट सेट करी है। अब देखो इसका इम्पैक्ट देखते हैं, बैलेंस शीट, करंट लाइबिलिटी, ये देखो EPF एम्प्लॉय डिडक्शन, ESIC एम्प्लॉय डिडक्शन आ गया करंट लाइबिलिटी में। ये पैसे एम्प्लॉय के काटने हैं, ये सैलरी देनी है इतने की आपने 1,65,000 रुपये की, ये आ गया करंट लाइबिलिटी में। अब आपको चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यार ये बेसिक सैलरी, हाउस एंड अलाउंस, अदर इनकम, ये अदर अलाउंस, ये सारे आपने देने हैं। ये 1,65,000 रुपये की सैलरी है, ठीक है। ये 1,65,000 की वो दूसरी वाली सैलरी होगी ना, पहले कोई बुक रखा, ऑल्ट F1, हाँ हाँ, किसी में भी, किसी में भी, या तो शिफ्ट एंटर मारो, एक हेड होगा तो शिफ्ट एंटर से हो जाएगा, सारे एक साथ करने तो ऑल्ट F1, ये आ गया। अब देखो डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट्स, ये रही पेरोल रिपोर्ट्स, पे सीट सभी लोगों की, ये रही, किसका क्या कटा क्या नहीं कटा, इस पे इसका प्रिंट निकालो, अपनी फाइल में लगा के रखो, पेरोल शीट बन गई। जो आप एक्सेल बनाओगे उसका भी प्रिंट निकाल के ऐसे फाइल में रखना पड़ेगा, ये एक्सेल शीट पेरोल बन गई यहाँ पे। क्लियर है? और यस सर। पे स्लिप, कई बार एम्प्लॉय क्या कहते हैं, हमारे को सैलरी स्लिप चाहिए, तो सैलरी स्लिप ये बनी पड़ी है, ये रही। तो मतलब एक वन टाइम एक्सरसाइज है, एक बार सिरदर्दी इधर से उधर करो, उधर से उधर करो, एक बार मैप करना है। जब पानी में उतरते हैं तो तैरने से डर तो लगता है, जब तैर के उस पार लगते निकल जाते हैं तो लगता है हाँ अब राहत आई, कम से कम पहुँच तो गए उस पार। बीच में बह जाने का खतरा होता है, खतरा नहीं लिया तो फिर क्या करा, इतना खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। लेकिन आसान है, मतलब कम। टैली में देखो पेरोल में ना बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन टैली ने बहुत सारी फैसिलिटी दे भी रखी है, बहुत सारी नहीं भी है, मतलब डेडिकेटेडली पेरोल सॉफ्टवेयर तो नहीं है ना वो। इंडिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो केवल पेरोल मैनेजमेंट का काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना पेरोल पूरा का पूरा पेरोल आउटसोर्स कर रखा है। गुड़गांव में, नोएडा में, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बेंगलोर में, जिन्होंने अपना पेरोल आउटसोर्स कर रखा है। उनके एम्प्लॉय की सैलरी कहीं बाहर से बन के आती है। रीजन इसलिए कि वो इंटीग्रिटी के रीजन में कि वो किसी को ऑफिशियली किसी ए की सैलरी बी को नहीं बताना चाहते, बी की सैलरी सी को नहीं देते, ए और बी आपस में जो मर्जी करें, लेकिन वो किसी को किसी की सैलरी नहीं बताना चाहते। या फिर वो ऐसा भी होता है, उसके रीजन, उसके पीछे एक रीजन ये भी होता है कि देखो लीगल पेरोल वगैरह में लीगल प्रोसेस बहुत है ना, लेबर डिपार्टमेंट के चक्कर काटो, ये करो वो करो, तो वो कौन झमेला पाटेगा। ज़्यादातर MNCs हैं, MNC कहती है यार ये इंडिया के कानून से तुम झमेला करो, तुम ही पेरोल ले लो, जितने पैसे तुम लोगे वो ले लेना एक्स्ट्रा, लेकिन डिपार्टमेंट के चक्कर तुम ही काटोगे। डिपार्टमेंट से कोई चीज़ होगा, लाइजनिंग का काम तुम्हारा, हम तो पेपर देंगे यहाँ पे, है ना, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमसे वो ले लो। तो कई लोगों का HR डिपार्टमेंट, पूरा HR डिपार्टमेंट आउटसोर्स होता है,
कई लोगों का केवल पेरोल डिपार्टमेंट आउटसोर्स होता है। पेरोल डिपार्टमेंट आउटसोर्स होने का मतलब HR कंपनी का इन हाउस है, अपॉइंटमेंट लेटर टाइप होगा, एक अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी पेरोल डिपार्टमेंट को चली जाएगी, जो एक कॉपी अकाउंट्स को चली जाएगी। भाई एक HR अपने पास रखता है। तो मतलब कंपनियां, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो केवल पेरोल का काम कर रही हैं, तो उनके पास पेरोल के डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे एडवांस फीचर हैं उस इंडस्ट्री के हिसाब से। जैसे TDS और GST के फीचर इसके अंदर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के लिए, TDS के लिए, GST के लिए ये अपने आप में डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है। तो पेरोल भी है, लेकिन इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन है ना, लिंक करने तक की दिक्कत है। और बाद जब एक बार लिंक कर लोगे तो फिर तो आसान काम, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी लोग इसके पेरोल के लिए कम यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं टैली को पेरोल के लिए, लेकिन कर सकते हो आप। अगर आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज स्ट्रेंथ कम है और रोटेशन भी कम है, रोटेशन भी कम होनी चाहिए ना। जैसे कॉल सेंटर में क्या होता है, हायर एंड फायर का बिजनेस है वहाँ। तो हायर कॉल सेंटर में लंबे टाइम तक कोई टिकता नहीं है, वहाँ बहुत जल्दी जल्दी लोग नए आते हैं, नए पुराने जाते हैं, नए आते हैं पुराने जाते हैं, बहुत जल्दी। वहाँ हायर एंड फायर है, क्यों? क्योंकि वो वर्क एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर कॉल सेंटर वाला सबको एडजस्ट नहीं कर पाते हर आदमी। आ तो जाता है क्योंकि वहाँ जॉब एंट्री आसान है, कॉल सेंटर में आसान है, बस आपको बोलना ही आना चाहिए, है ना, बाकी कुछ नहीं चाहिए वहाँ पे। तो वहाँ कॉल सेंटर में एंट्री आसान है, एग्जिट भी उतना ही आसान है, लोग तुरंत ही छोड़ के भी चले जाते हैं। तो वहाँ हायर एंड फायर का सिस्टम है, और जो जॉब रोटेशन बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा चेंजेज होती हैं। तो वो अगर टैली में बनाएंगे तो पता लगा हर हफ्ते एम्प्लॉय ऐड ही कर रहे हैं, है ना, वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए उनका पेरोल वगैरह अलग से ही करते हैं, वो पेरोल के डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर में ही करते हैं। लेकिन आप भी कर सकते हो पेरोल में। यहाँ पे आपको मैंने पेरोल पूरा करा के दिखा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पेरोल हो गया, TDS हो गया, GST हो गया, इनकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पिछली बार भी कह रहा था, अब फिर कह रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से, इतने साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनसे मार्केट में पैसा मिलता है। आप समझो ना, आपको क्या मतलब, कसम खा रहे कि नहीं सर मैं 2000 से ही शुरू करूँगा, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए ही नहीं। जब आप इंटरव्यू में आंसर नहीं दे पाओगे, आपको लगता है कि कोई आदमी 20,000 रुपये देगा फ्रेशर को? नहीं देगा ना। तो फिर क्यों 2000 रुपये लेने पे अड़े हुए हो? अगर 2000 रुपये की जॉब से शुरू करना था तो कहीं 400-500 रुपये से टैली सीखना था। इतने महंगे की टैली NIFM से क्यों सीख रहे हो? जब इतना महंगा पैसा दे रहे हो तो घर वालों को भी तो उम्मीद होगी बच्चा कल को कुछ अच्छी से पैसे कमाएगा भी। आपने घर वालों की हार्ड एंड मनी लगा रहे हो, आप ये सोचो उनकी बड़ी मेहनत की कमाई है, उनसे पूछो कैसे कमाते हैं, या दबत आपको खुद पता लग जाएगा कैसे कमा रहे हो। तो उनके पैसे का यूटिलाइजेशन कर लो,